अपन लोग देखते हैं कहाँ कहाँ तक था अपना और फिर वहां से आगे ले चला जाए। मैंने आपको एंगुलर क्वांटिटी बताई थी इसमें, ठीक है ना, एंगुलर क्वांटिटी। इसमें एक चीज रह गया था जरा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसका डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी का तो मैंने बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे ये थोड़ा सा देख लो बस, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है। 1 मिनट थोड़ा ऊपर करोगे क्या? क्या बेटा, ये नोट करना है। 1 मिनट। हाँ, ओके सर। मैंने ये बोला कि जो पार्टिकल है अगर सर्कुलर मोशन में है और कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक नोटेशन भी आप जानते हो ना, ये वाला नोटेशन जो होता है प्लेन के अपवर्ड होता है ना ये। हाँ सर, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। हाँ हाँ, अपवर्ड्स टू द प्लेन। और जो ये नोटेशन होता है ये किसके लिए होता है, ये इनसाइड द प्लेन, ऐसे कह सकते हो, ठीक। तो जरा इसके लिए आप बताओ ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। सर ओमेगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स है, करेक्ट है। ये वाला साइन मैं लगाऊंगा। और अगर मैं इसके लिए कहूँ तो आप कहोगे इस वाले के लिए क्रॉस वाला होगा, इनवर्ड होगा, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका ओमेगा इंक्रीजिंग है, ठीक ना, ओमेगा जो है वो इंक्रीजिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं हुआ कि ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर पैरेलल। करेक्ट है क्या बेटा? ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर पैरेलल, तभी तो इंक्रीज होगा ओमेगा, ठीक ना। तो जो अल्फा की डायरेक्शन होगी अब उसको बोलोगे इस डायरेक्शन में। ये बात समझ आई? ये क्लियर हुआ आपको ना? यस सर। सर आप एक बार वापस रिपीट करोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा अगर इंक्रीजिंग है, मतलब ओमेगा की वैल्यू जो है अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो जो अल्फा होगा ओमेगा के पैरेलल होगा तभी तो इंक्रीज होगा, करेक्ट है। हाँ। तो ओमेगा की डायरेक्शन मतलब अल्फा की डायरेक्शन इसमें क्या बनी, आप कहोगे अल्फा की डायरेक्शन बनी, अगर ये आउटवर्ड है ओमेगा तो अल्फा भी आउटवर्ड होगा, ठीक है। यस। ओमेगा डिक्रीजिंग है, अगर ओमेगा डिक्रीजिंग, तो अपन अब बोलेंगे कि अल्फा जो होगा वो क्रॉस होगा, मतलब एंटी पैरेलल होगा। अगर ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होगा तभी तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। बात करें, करेक्ट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी, इनसाइड द प्लेन, करेक्ट। इस वाले केस में अब सिमिलरली आप बोल सकते हो ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, आप कहोगे क्रॉस। और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है तो अपन लोग बोल लेंगे अल्फा की जो वैल्यू होगी वो मतलब अल्फा एंटी पैरेलल होगा, डॉट होगा इसका डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड्स होगा, ठीक। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आपने ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है कि हम इनसाइड और आउटसाइड लिख रहे हैं? अरे अरे, भूल गई। ये हाँ। राइट हैंड कर्ल रूल जो होता है ना, थंब रूल जो होता है, ओह हाँ, अपने ओके। फिंगर्स को रोटेट कराओ जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपको बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक। तो ये ओमेगा के साथ भी होता है, और मतलब मैंने सोचा सिर्फ अल्फा के मैग्नेटिज्म के साथ होता है। नहीं, ये साथ का मतलब ये तो नोटेशन हुआ ना, इस नोटेशन का यूज तो अपन कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, रूल जो थंब रूल था, मैंने सोचा वो सिर्फ जो करंट वगैरह के लिए होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ओके यहाँ, ओके। ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक बात है। तो अपन लोग लीनियर क्वांटिटीज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी अपन लोगों ने सीख ली है, लीनियर क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में जरा पढ़ते हैं, देखिएगा। लीनियर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन।
तो मान लीजिए कोई पार्टिकल अपना और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। उसने सपोज कोई ये सेंटर था, उसने मान लीजिए ए पोजीशन से बी पोजीशन ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कोई। अगर मैं बहुत छोटा है इसको मैं ds कह दूं, ठीक है ना, इसको अगर मैं ds कह दूं तो आप ds को क्या बोलोगे, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि ये है क्या, आर्क लेंथ है, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। ds जो होगा ये आपका डिस्टेंस है, कितने टाइम का, dt टाइम का, ऐसा बोल दो, ठीक। तो जो वेलोसिटी इसमें आएगी, है ना, इस वेलोसिटी को अपन लोग बोलेंगे कि लीनियर वेलोसिटी कह सकते हो आप, या फिर इसको आप कह सकते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। या सिंपली आप कह सकते हो वेलोसिटी भी, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ds डिवाइडेड बाई dt होगा। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो अपन लोग बोलेंगे इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स टेंजेंट होगी, करेक्ट है। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वहां पे उसी की तरफ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, करेक्ट बेटा। हाँ सर। अच्छा, नोट करते चलिए, हो गया सर। ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद जरा देखो, इसमें दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, AT इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि अपना एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो कुछ इस तरफ मान लीजिए मूव कर रहा है, तो मैं कहूंगा AT हो सकता है जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ होगा, और AC जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, ये हो सकता है। AT का डायरेक्शन हो सकता है V के पैरेलल हो या फिर हो सकता है एंटी पैरेलल हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि AT आपका पीछे भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा तो अपन लोग कहेंगे AT जो होगा वो V के पैरेलल होगा, AT V की तरफ होगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो मैं कहूंगा AT की डायरेक्शन पीछे होगा, ये डायरेक्शन होगा। ये इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अच्छा, AT का काम क्या है, तो अपन लोग बोलेंगे इट इज इट इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये इंक्रीज करवाएगा या फिर डिक्रीज करवाएगा उसको, ठीक। मतलब AT को आप ऐसे लिख सकते हो, d/dt आप वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस, करेक्ट है ना, ये नोटेशन हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो AT कहलाएगा। वेलोसिटी वेक्टर के मॉडुलस का डिफरेंशिएशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये इसका काम क्या है, तो आइदर ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करवाएगा या फिर डिक्रीज करवाएगा, ठीक। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, तो फॉर्मूला समझ आ गया इसका, dv/dt होता है, ठीक है। सर। देन आपका दूसरा एक्सेलरेशन होगा AC, जिसको अपन लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो मैं कहूंगा इसका काम है कि पार्टिकल को ये सर्कुलर मोशन पे चलाएगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन, इसका काम होगा डायरेक्शन को चेंज कराना, वेलोसिटी की डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कराना इसका काम होगा, ठीक है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, करेक्ट है। ये मैग्नीट्यूड को, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज ये नहीं करवाएगा, सिर्फ जो डायरेक्शन है उसको चेंज करवा रहा होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि AC ही एक्सेलरेशन है जो कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है,
ठीक है ना। AC वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं डिराइव कर दूंगा, ठीक है। v² डिवाइडेड बाई r होता है, ठीक है। वो डेरिवेशन अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, अभी आप इसके टर्म को अच्छे से समझिए कि AC क्या है और क्या काम है, मैग्नीट्यूड इसका कितना आता है, v² डिवाइडेड बाई r आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस भी मोमेंट की आप एक्सेलरेशन आपको देखना है, AC देखना, उस मोमेंट का वेलोसिटी रखिए, स्क्वायर करिए, डिवाइडेड बाई r कर दीजिए। अगर 80 है तो वेलोसिटी आप जानेंगे, मतलब समझ ही रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा होगा। और जिस भी मोमेंट पे आपको AC चाहिए उस मोमेंट का वेलोसिटी डालिए, स्क्वायर करिए, डिवाइडेड बाई r कर दीजिए, AC निकल आएगा, ठीक। अब जरा देखिए नेट एक्सेलरेशन, आप कहेंगे कि शायद कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन में। तो नेट एक्सेलरेशन कितना बना, अपन लोग बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन होगा √AC² प्लस AT²। करेक्ट है? यस सर। यस सर। ठीक है। इसमें कभी कभार एंगल भी अपन से पूछता है, गिवन एंगल, ठीक है ना, इधर का एंगल या दूसरी साइड का एंगल, तो एंगल भी पूछता है। अगर आप लिख सकते हो tan थीटा इसमें, तो लिखना पड़ेगा आपको AT डिवाइडेड बाई AC, ठीक। यस सर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और अब छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहले इस चीज को क्लियर करता हूं अच्छे से, देन आगे और देखेंगे कंसेप्ट इसके। नोट कर लीजिएगा, बताइएगा। हो गया सर। हो गया सर। अच्छा ठीक है। सो ये tan थीटा कौन सा थीटा? अच्छा नेट का, हाँ ओके। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में हाँ देखिए। हाँ। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में बोला ये गया, a particle is moving on a circle of radius r equal to 10 meter. The circumferential distance traveled by it is given as s equal to 3t square plus 5, समथिंग ऐसा, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड, पहला स्पीड ऑफ पार्टिकल, मतलब वही वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, AC at t equal to 2 second, and angle made by A net with radius vector at t equal to 2 second, ठीक है। जरा ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, करिए। So velocity 17 meter per second. वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड, अच्छा गलत है लेकिन। सर सर 12 होगा। यस सर 12 मीटर पर Sir, सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड करेक्ट सर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट है। और सर
Centripetal acceleration is 14.4 meter per second. अच्छा ठीक है, 14.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सर tan theta में theta तो is equal to tan inverse 6 by 14.4. अच्छा सो AC के लिए बस 3.6 मीटर पर सेकेंड होगा। चलो देखो, जैसे मैंने बोला कि s आपका है 3t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अपन लोग v निकालेंगे तो ds डिवाइडेड बाई dt, ये हो गया आपका 6 इंटू टी। आपको वेलोसिटी चाहिए था, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बोलेंगे 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड। देन अपन को 80 चाहिए था, ठीक है। तो 80 की वैल्यू पता है अपन को, dv डिवाइडेड बाई dt। आप डिफरेंशिएट एक बार और करिए, 6 आ गया। तो टाइम इसमें रखना ही नहीं है, कांस्टेंट ही हुआ फिर ये तो। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना था AC पता है अपन को v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होता है। v की वैल्यू है आपके पास 12 और डिवाइडेड बाई r 10, तो 14.4 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और देन आपको एंगल पता करना था, तो एंगल अपन लोग अगर देखें तो डायग्राम को बल्कि बना लिया करना आप, AT इस तरफ और AC इस तरफ, और A नेट इधर जाएगा। आपको थीटा चाहिए, इसका मतलब AT डिवाइडेड बाई AC, यही tan थीटा है। आपका वैल्यू बनेगा AT है 6 और AC की वैल्यू है 14.4। थीटा हो गया tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 14.4, ठीक है। ये आ गया tan थीटा, करेक्ट। Yes, sir. आई थिंक आप लोग नोट कर चुके। Yes sir. Okay. Yes, sir. इन हाँ, एक और क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड Net acceleration. नहीं, टाइम इन टाइम at velocity vector makes 45 degree with net acceleration। बताओ जरा, तो जो आपका ए नेट है वेलोसिटी वेक्टर से, वो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। आपको बताना है कि क्या टाइम होगा वो। क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ सर। So 5 by 6 second. कैसे बेटा? मतलब सर प्रोसीजर जब बता। 45 डिग्री पे होगा तो 80 इक्वल्स AC होगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स 1, तो 80 इक्वल्स AC और फिर इक्वेट कर दिया। अच्छा, लेकिन मैंने तो वेलोसिटी वेक्टर बोला था यहाँ पे। जैसे मैंने वेलोसिटी वेक्टर बोला था ना बेटा, मैंने तो एक्सेलरेशन तो बोला नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एंगल बन रहा है। तो ठीक है, आप एकदम करेक्ट हो। आप ये कह सकते हो कि जिधर वेलोसिटी वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस वजह से एंगल तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं जरूर बोलूंगा वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन, लेकिन आप AT और ए नेट के बीच का ही एंगल निकालोगे, ठीक बात है। तो ठीक है, मतलब वो 45 जब लिखोगे तो tan 45 की वैल्यू आपके पास होगी AT डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू हो गया 1। AT इक्वल टू AC, AT की वैल्यू तो दरअसल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दीजिए, AT जो भी था, है ना। ये तो यार आया ही नहीं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कोई बात नहीं, जो भी है आप 6 रखिए। AC कैसे लिखोगे आप? तो मैं कहूंगा AC को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप लिख सकते हो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और v की वैल्यू क्या रहेगी? तो v की वैल्यू रहेगी 6t, है ना, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ऐसे लिखो। तो 6t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r,
ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ भाई आप लोग। हाँ yes देन अंडर रूट 5/3 सेकंड्स। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, वो आंसर देख लेते हैं। अब आ गया 6 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई रेडियस 10, और ये हुआ टी स्क्वायर, 10 डिवाइडेड बाई 6 टी स्क्वायर, ये ना, तो √5/3 टी की वैल्यू, ये आंसर आपका। कंफ्यूजन अगर किसी को भी है वो जरूर पूछेगा, क्लियर है तो अच्छी बात है। सर बताओ। अगर हम v को ओमेगा के टर्म्स में लिखते तो भी हमारा आंसर यही आता। क्यों लिखेंगे? एक तो एक मीनाक्षी 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 एक काम करो तुम, पहली बात ये जो हेडफोन है उसको लगाया करो ना, ऐसे मतलब फिर मजा नहीं आता है, फिर सारे लोग ना सिर्फ शोर सुनते हैं, मतलब नॉइज, अजीब सी नॉइज, तो थोड़ा सा सर कभी कभी आवाज आता है इसलिए। नहीं तो हेडफोन लगा दो, उसको फिर म्यूट करे रखना, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो तो इसमें रहेगा ये ओमेगा की बात ही क्यों करेंगे इसमें भाई, क्यों ओमेगा को मतलब ले आएंगे, अभी ओमेगा को ले आने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सर अभी आपने क्या बोला, आप वापस बोल सकते हो प्लीज? मैं ये कह रहा हूँ ओमेगा को क्यों ले आएंगे, ओमेगा की यहाँ पे क्या जरूरत है, अभी तो अपन लोग लीनियर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से उससे अवेयर हो। ओमेगा तो अभी देखेंगे ओमेगा कैसे रिलेट होगा इस वेलोसिटी के साथ, है ना। ओमेगा की डायरेक्शन, इसमें जब डायरेक्शन की बात करेंगे ओमेगा की बात ही नहीं आ पाएगी फिर बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। सर मतलब अगर डायरेक्शन की हम बातें करेंगे तो ओमेगा का कोई यूज ही नहीं होगा क्या? मतलब यहाँ पे जैसे अगर मैं वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो फिर ओमेगा की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ओमेगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हम लोग प्लेन के में प्लेन के अंदर की बात कर रहे हैं ना, इस प्लेन में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो सर्कुलर प्लेन है इसके बाहर हम इसी प्लेन की बात कर रहे होंगे। ओमेगा की जब तुम बात करने लगोगी तो ओमेगा तो बाहर की साइड आ जाएगा, अपवर्ड टू द प्लेन, मतलब हाँ इस प्लेन के बाहर आने लगेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझा। तो ये मान सर लीजिए अभी नहीं आ रही ना बैकग्राउंड में आवाज? नहीं अभी नहीं आ रहा है, हाँ। ठीक है सर। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप। ठीक है, बस उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे इस पे। मान लीजिए पार्टिकल है और t इक्वल टू 0 से इसने मोशन स्टार्ट किया, और कुछ बोला गया इसमें कि जो इसका थीटा है, बल्कि थीटा नहीं दे रहा हूँ, फिर से ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि थीटा देने पे फिर रिलेशन आ जाएगा। तो मान लो t इक्वल टू टी पे ये कोई s डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस s की वैल्यू है कुछ ऐसा -2t² और +8t, है ना, ऐसा करके मीटर। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन करना है फाइंड टाइम व्हेन particle comes to rest for first time, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन at above time find AT and AC and A net। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है एंगल थीटा एट पार्टिकल इन फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, ठीक है ना, tan थीटा, ये बल्कि मेरे को लिखना पड़ेगा कि tan थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ऐसे लिख देता हूं, एंगल बिटवीन AT and A net
when particle come into rest. ठीक, करिए। So first का टाइम 2 seconds है क्या? आप लोग बताओ। t equal to 2 सेकेंड। टी बताओ। यस सर, मेरा 2 आ रहा है। t equal to 2 second है। करेक्ट है। 80 80 -4 आ रहा है। अच्छा ठीक है। AC सर आर का वैल्यू क्या है? अच्छा रेडियस नहीं गिवन है, ले लो आप 2 मीटर। अरे सर 80 मेरा मतलब नहीं है, 0 आ रहा है। So AC मेरा भी, हाँ क्योंकि वेलोसिटी 0 0 है। क्योंकि वेलोसिटी 0 है। फिर 80 भी तो फिर 0 आएगा ना सर, मतलब पता नहीं, वो भी तो dv/dt है ना। नहीं 80 नहीं को नहीं नहीं सर, 80 नहीं नहीं आएगा ना, नहीं 80 आ गया हाँ -4 AC आ रहा है मुझे 0 -2 यही सारे आंसर आपके। ठीक है। हाँ। वाई a net 0 कैसे आया? अरे ए नेट हाँ 2 होगा ना, -2 मतलब 2 है। सर माइनस a net तो 4 ही आएगा। एग्जैक्टली। हाँ, ए नेट 4 आएगा सर। यही आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें सर a कंफ्यूजन है net तो में √16 आता है, तो वो +-4 आएगा, आ सकता है ना। हाँ, But we know that 80 is -4 now, so the only acceleration will be -4. -4। हाँ करेक्ट करेक्ट। करेक्ट है, यही आंसर है आपके सारे। ठीक है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली वो टाइम जो था ना थोड़ा मेरे को चेंज करना था, चलो कोई नहीं, बट इससे मतलब नहीं है कि आंसर क्या है, आपको ये मतलब है कि एंगल 45 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं बेटा सब सही है, अब इसमें डिस्कशन अगर आपको करना है बताओ। सी, अरे एक्चुअली में क्या है ना बेटा, AC है ही नहीं, AC 0 अच्छा हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझ गया समझ तो 80 अगर हाँ। पीछे की डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड में ए है, नेट तो भी बस उधर ही होगा। ए नेट भी यही है फिर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और एंगल बिटवीन ए नेट एंड 80 तो अपन लोग बोलेंगे फिर वो तो एक ही हुआ, एंगल 0 है। ठीक है, चलिए ठीक बात है, मतलब क्लियर आप लोगों को समझ आ गया। So अगर AC नहीं है तो मतलब वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ना, कि वो अरे क्यों सिर्फ नहीं वो करे? सेकंड के लिए है। एट पर्टिकुलर टाइम AC नहीं है, 80 नहीं है, AC नहीं है, AC नहीं है। जैसे उस टाइम के बाद जस्ट बाद वेलोसिटी भी आ जाएगा और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो 0 होगा बस। ठीक है। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो ठीक बात है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन लोग जरा रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन linear quantities and angular quantities. थोड़ा सा इसमें हम ध्यान दीजिएगा आप, है ना, आपको थोड़ा क्लियर करवाना है। आप जरा बोलिए, डी थीटा तो यही मानते थे ना अपन लोग, और इसको मैंने बोला था ds, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ dr वेक्टर, मतलब पार्टिकल यहाँ पे था और t इक्वल टू टी प्लस, मतलब ऐसे बोल देता हूँ, t इक्वल टू टी पे यहाँ पे है और t इक्वल टू टी प्लस डी टी पे इधर है। ठीक, अगर ये मेरा r वेक्टर है तो
जैसे ही थोड़ा दूसरा टाइम t इक्वल टू टी प्लस डी टी हुआ होगा, ये पार्टिकल डी आर से मूव कर गया होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे t इक्वल टू टी पे पार्टिकल इधर अपना, तो अगर ओरिजिन मेरा ये रहा तो मैं कहूंगा इसका रेडियस वेक्टर तो ये है, ठीक ना? यस सर। और t इक्वल टू टी प्लस डी टी पे रेडियस वेक्टर ये मेरा बन गया होगा। इसको अगर नोट करना है तो मैं r डैश बोल दूंगा, ठीक है ना? यस सर। मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका r ही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो मैं r डैश बोल देता हूँ। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या इसको मैं डी आर वेक्टर लिख सकता हूँ? कहोगे आप हाँ ठीक है, ये लिखा सकता है ना, मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल एंगल है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल एंगल को अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल एंगल है यहाँ का डी थीटा जो है, उसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा? मैं बोलूंगा कि जिधर ओमेगा की डायरेक्शन होती है उधर ही डी थीटा की डायरेक्शन होती है। ये बात आपको समझ आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में ओमेगा होता है उसी डायरेक्शन में डी थीटा का डायरेक्शन होगा। अब बताओ इसमें डी थीटा का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। अपवर्ड टू द प्लेन, ठीक है ना, अपवर्ड्स टू द प्लेन। ठीक, ये सभी को क्लियर है? क्योंकि वहीं से अब क्वेश्चन मतलब रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा? यस सर। यस अच्छा, सर। यहाँ पे जो डी आर है ये कहीं ना कहीं आर्क भी तो है। जो डी आर मैंने लिखा ये आर्क लेंथ जैसा ही है ना? यस सर। हाँ, अच्छा, आर्क वैसे होता क्या है? अगर मैं ऐसे पूछूं आर्क क्या होता है, तो आप कहोगे एंगल इनटू रेडियस हाँ। होता है। एंगल इनटू रेडियस, यही होता है आपका आर्क, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगा डी आर इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। बात करेक्ट है? अब ये थोड़ा सा वेरीफाई भी आपको करना है कि क्या डी थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ मैं करूंगा तो डी आर की डायरेक्शन मिलेगी क्या? ये आप अपने से थोड़ा वेरीफाई करके बताओ। कैसे वेरीफाई करोगे? राइट हैंड थंब रूल से। डी थीटा की डायरेक्शन से आप आर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड के, और देखो क्या जो थंब है वो डी आर की डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बताओ जरा मेरे को। हाँ ईच सर। एंड एवरीवन सारे लोग करके देख लो यार, नहीं तो मतलब समझ नहीं आएगा। अभी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कैसे हो रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक बार अपने से देखो क्या आ रहा है। डी थीटा की डायरेक्शन से अगर आर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करोगे तो क्या आपका डी आर की डायरेक्शन में थंब मिल रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा मिल रहा है तो अपन लोग बोलेंगे ठीक है, ये रिलेशन लिखना था और वैसे ही मैंने लिख दिया। ये मतलब इसमें वेक्टर से मैंने इसको लिख दिया। अब ये बताओ डी आर डिवाइडेड बाई मैं डी टी कर दूं और इधर डी थीटा बाई डी टी कर दूं, ठीक है। भाई डी टी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये तो डिवीजन तो किसी चीज से किया जा सकता है ना, बल्कि मतलब वो चीज फाइनाइट होनी चाहिए बस। तो डी थीटा डी टी जो है फाइनाइट टाइम है, मान लीजिए इनफाइनाइटेसिमल है लेकिन मतलब है क्वांटिटी। तो आप ये बताओ डी आर बाई डी टी क्या वेलोसिटी वेक्टर होता है ना? वेलोसिटी। और ये इसको ओमेगा बोल सकते हो और इसको आर बोल सकते हो, ठीक है? हाँ सर। एकदम क्लियर? हाँ। वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये आपका अगर रिलेशन वेक्टर में पूछा जाएगा तो आप ऐसे बोल दोगे, स्केलर में पूछा जाएगा तो अपन लोग बोलेंगे ओमेगा आर साइन 90 होगा और ये ओमेगा आर आ जाएगा। इसको थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। आप ये बताओ ओमेगा और आर के बीच में कितना एंगल दिख रहा है आपको? ओमेगा एंड आर 90 डिग्री दिख रहा होगा, 90। क्योंकि ओमेगा अप द प्लेन है, अपवर्ड्स टू द प्लेन, और आर जो है वो तो प्लेन में है, तो अपवर्ड्स और जो प्लेन में है इसके बीच में एंगल तो 90 ही बनेगा ना बेटा। हाँ सर। क्लियर? हाँ। तो अपन लोग बोलेंगे ओमेगा इंटू आर, ये वी होगा, है ना? ये रिलेशन आप जानते हो वैसे, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आपको याद रहता है ये। हाँ। सो क्लियर? हाँ बेटा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि v और ओमेगा दोनों पैरेलल है? वी
मीनाक्षी, होश हवास में हो? सर आप ही ने बोला ना कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में डीआर होगा, तो फिर डीआर से तो हमें ओमेगा। सत्यानाश, डी थीटा होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा। ओ ओके हाँ। हाँ, मतलब सर तो फिर ओमेगा और वी का मतलब वो लोग कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल हो गया पर। परपेंडिकुलर होंगे ना, ओमेगा एंड वी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखो ओमेगा किस तरफ है, आउटवर्ड टू द प्लेन, वेलोसिटी किधर होगी, ये तो प्लेन में ही होगी ना। जैसे हाँ फिर हाँ से मैं डायग्राम को बना दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि अपना ओमेगा, आप कहोगे ओमेगा बाहर की साइड दिख रहा है, ये वाला डायरेक्शन, और हाँ वेलोसिटी तो अपन को ऐसा दिख रहा है। तो अब जरा देखो इस हाँ वाली हाँ डायरेक्शन और इसमें क्या है, 90 डिग्री हाँ। अच्छा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा अपन को जनरली याद रहता है, उसका वेक्टर फॉर्म भी मैंने बता दिया, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जरा इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना। तो आप कहोगे dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt वेक्टर हो गया। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा क्रॉस dr बाई dt लिखोगे, और प्लस d ओमेगा बाई dt क्रॉस r लिखोगे। ये बात थोड़ा समझ आया भाई? दो देखो, दो वेरिएबल ना ओमेगा और आर, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लिकेशन में रखे हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? डिफरेंशिएशन का यही तरीका होता है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड को कांस्टेंट करोगे, प्लस इसका रिवर्स प्रोसेस कर दोगे, यही हाँ ठीक है। ये जो आपका होता है, ये होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हुआ ओमेगा क्रॉस वी, और ये हुआ अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या था, अल्फा ही था ना, क्रॉस आर, क्लियर। तो ओमेगा क्रॉस वी जो है ये आपका एसी है, ये बात क्लियर बेटा, ये एसी है, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। कैसे, है ना, कैसे अपन लोग देखें भाई, कैसे समझ आए कि ये है आपका एसी। अब डायरेक्शन से पता करते हैं कि भाई ओमेगा और वी में क्या डायरेक्शन है। तो अभी मीनाक्षी ने डायरेक्शन डिस्कस ही करवा दिया, ओमेगा और वी का करवा दिया है ना। अब जरा ओमेगा और वी का अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है, चलिए मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ जरा एसी का आप डायरेक्शन बताओ किधर आएगा। जैसे ओमेगा किधर है तो आप कहोगे ये आउटवर्ड, वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है। अब बताओ जरा ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन किधर होगा, ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन, फिंगर को पहले ओमेगा की साइड करो, देन कर्ल करो वी की साइड, थंब किधर जा रहा है, towards the center. टूवर्ड्स द सेंटर, इस तरफ जा रहा होगा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? नहीं सर, आप एक बार सर बताओ। नहीं। अच्छा रुको सुनो, राइट हैंड सब लोगों ने मतलब पेन छोड़ दिया होगा, पेन छोड़िए, पहले छोड़ दिया। हाँ सर। राइट हाँ हैंड में जो फिंगर्स हैं इसको ऊपर की तरफ करो, प्लेन के ऊपर करा, ओमेगा की डायरेक्शन है ये, ओमेगा की सर डायरेक्शन में एक करो। डाउट है, मतलब थंब को ओमेगा पहले के पहले तरफ करना है पहले या सुनो फिंगर्स सुनो को? सुनो 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 तो सुनो पहले सुनो। हाँ सर। ओमे ओमेगा की डायरेक्शन में अपने जो 4 फिंगर्स हैं उनको ऊपर की तरफ करो, कर लिया, हाँ प्लेन के आउटवर्ड। अब हाँ इसको कर्ल कराओ वी की साइड, रोटेट कराओ, कर्ल कराओ इसको वी की हाँ साइड। थंब किधर आया, सेंटर की तरफ आया क्या? हाँ तो यही तो सीखना था, ओके। So करेक्ट है। I हाँ suddenly हाँ confused. Can you just explain from the top, like? अच्छा सुनो 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 सुनो, जो आपका 4 फिंगर्स हैं, जो चारों फिंगर्स हैं, इनको ऊपर की तरफ उठाओ, उठाए, हाँ है ना। मतलब ऐसा कि आपकी जो हथेली हो ना वो बाहर की साइड खुल रही हो, बाहर की साइड, मतलब हाँ आपसे अवे, ठीक है। अब अपने फिंगर्स को कर्ल करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर्ल करो। ओके, थंब किधर गया? बाहर आ रहा है। अरे बाहर नहीं, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होगा, टूवर्ड्स सेंटर जा रहा होगा। So you want my palm to be facing the ceiling, right, or the other way? पाम सीलिंग की तरफ थोड़ा ना, फिंगर्स फिंगर्स टूवर्ड्स सीलिंग, Okay. है ना।
जो फिंगर्स हैं उसको सीलिंग की तरफ, देन उसके बाद कर्ल करो, मतलब किधर बोलेंगे इसको, तो आप पहले फॉरवर्ड। बताओ ना, क्या बेटा? ओमेगा पर है। ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन तो ये है ही है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन, हाँ तो उधर फिंगर जाएगा ना। हाँ, वहाँ कौन सा फिंगर जाएगा? अरे So राइट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं, राइट हैंड के 4 फिंगर्स, ये अपवर्ड की तरफ उठाओ, सिर्फ अपवर्ड्स, ठीक है। जैसे किसी को मतलब वो आशीर्वाद देते हैं, ये समझ आया? हाँ ओके। ठीक है, वो उस पोजीशन में लेके आओ, ठीक है। हाँ ओमेगा की डायरेक्शन तुम्हारा फिंगर का डायरेक्शन होगा। ओमेगा, पर अरे ओमेगा ओमेगा, तो सर बाहर है। आप कैमरा ऑन करके बता दो ना। तो कैमरा ऑन वो करके ही तुम कैसे समझ लोगे? सर वो दिखेगा ना तो समझ में अच्छे से आएगा इसलिए। ऐसा मेरे को ऐसे लगता नहीं कि तुम लोगों को कैमरा से कुछ समझ आने वाला है। तो मतलब सर कैमरा ऑन ट्राई करके तो अगर आप करते हैं अपने ना। से हाथों से दिखाओगे तो फिर समझ में आएगा। हाँ वही। अरे रुक जाओ। रुको रुको, मैं टेक्निक, यार फिजिक्स का टीचर हूँ, टेक्निक तो ढूंढ लूंगा, टेंशन नहीं लो तुम्हें समझाने का। अच्छा ये बताओ, ये सर्किल है, इसका सेंटर ये हुआ, हुआ? अरे हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ हाँ पेन रखो जरा इस पे, जिससे जो पेन हो वो आउटवर्ड दिखे, आउटवर्ड, पेन आउटवर्ड, बाहर की साइड निकलते टाइम, निकलते हुए, हाँ ओके। ठीक है। और देन आउटवर्ड से रोटेट करके पेन की पोजीशन ये ले जाओ, ठीक है, ये समझी? अरे यही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हुआ ना। ये ओमेगा का डायरेक्शन है ना? सुनो तुम पहले, ओमेगा की डायरेक्शन उधर है जिधर पेन पहले थी, हाँ ठीक है, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, हाँ ठीक, समझ आया? हाँ और उसको रोटेट कराओ, मतलब इसको इस डायरेक्शन में लेके आओ, इस डायरेक्शन में लेके आओ, ठीक है। तो तुम्हारा थंब किधर आया, सेंटर की तरफ आया, थंब इस तरफ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझा। अरे तो यही वो बल्कि बल्कि करना यहाँ से था, पार्टिकल यहाँ पे है, ओमेगा जो है वो बाहर की साइड, ऊपर की साइड, देन उसको अपन लोग करेंगे, कर्ल करेंगे अपना इस साइड, तो जो थंब होगा ये इधर आ रहा होगा, ठीक है। सर आप एक बार डी थीटा क्रॉस डी आर भी ऐसे समझा दो ना। तो डी थीटा एग्जैक्टली मतलब कुछ ऐसे ही है बेटा। हाँ सर मुझे अच्छा, बस डी थीटा का डायरेक्शन समझ में नहीं आया, मतलब ये मेथड जिधर समझ में आया लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में, उधर है डी थीटा का डायरेक्शन, ठीक है, हाँ। मतलब और फिर आउटवर्ड टू द सर प्लेन। आर का डायरेक्शन, हाँ फिर आर का आर का डायरेक्शन, आर का ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो पेन जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसे फिर बाद में आ जाएगी, पेन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो उसका परपेंडिकुलर ये बनेगा, मतलब वेलोसिटी बन जाएगी फिर, ठीक है, वो डी थीटा क्रॉस आर। नहीं समझ आया? तो मुझे पहले समझ में आ गया और सडनली मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं समझ आया। आप मतलब फिर कंफ्यूज हो, एक सो मिनट एक आप मिनट एक जो ऐसा कर, सुन हाँ अपना पाम ना स्क्रीन की तरफ फेस कर, ओके एक मिनट राइट हैंड का पाम स्क्रीन की तरफ रख और फिर उसको लाइक स्क्रीन की तरफ घुमा, तो फिर जो तेरा थंब होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब लाइक सेंटर की तरफ। हाँ ओके। सो दैट इज इट, लाइक सेंटर में जा रहा है। अच्छा रुक जाओ तुम लोग। Okay, but why we rotating it that way? Like the अच्छा fingers will get anti-clockwise. वेलोसिटी के ठीक, डायरेक्शन में हमें फिंगर्स को कर्ल करना है, तो तेरा मतलब हाथ जो तेरी फिंगर्स रहेगी वो ओमेगा के डायरेक्शन में कर, जैसे सर ने बोला कि आशीर्वाद देते हैं ना वैसा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर और फिर तेरा थंब देख कि कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अच्छा तो रुक करके देख जाओ, और फिर। अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं हाँ लाइव आ सर। जाता हूँ, लाइव आ जाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद थोड़ी रोकनी होगी, मतलब थोड़ा इसको मैं रोक देता हूँ।
तो देखो ये तो रहा आपका AC की डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा एक और चीज जरा देखो इसमें, V एंड ओमेगा इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री दिखेगा। ये समझ आ रहा है आपको? V एंड ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो अपवर्ड टू द प्लेन है, प्लेन के बाहर की साइड, और V जो है इस प्लेन में हो गया। तो आप कहोगे फिर इसका एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो AC अगर स्केलर में लिखना चाहोगे तो लिखोगे ओमेगा इंटू V इंटू साइन 90। साइन 91 होता है, ओमेगा इंटू V हो गया। और V को चाहो तो R ओमेगा लिख दो, क्योंकि अपन को रिलेशन पता है ये, ठीक है। V इक्वल टू R ओमेगा, तो V को R ओमेगा लिख दो। क्या बन गया आपका? R ओमेगा स्क्वायर। ये हुआ AC। क्या करेक्ट है अभी? यस सर। या फिर आप क्या कर सकते हो, ओमेगा को V डिवाइडेड बाई R लिख दो, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। देखिए डेरिवेशन भी आपको दिख गया, करेक्ट है। सो मतलब ये हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा और वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना? हाँ होगा ही, ऑब्वियसली, वेक्टर की प्रॉपर्टी हुई है तो। हाँ ठीक है। तो सारे फॉर्मूले कैसे आते हैं ये भी क्लियर हो गया, रिलेशन भी आपको समझ आ गया ना। एक और चीज था इसमें, जैसे AC तो ठीक है, ये AC है, दूसरा ये AT होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये, ठीक है ना। प्राची वेटिंग रूम में है बहुत देर से। नहीं दिख रही मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। अभी आई है। ठीक है, तो जरा देखो इसमें AT जो होगा वो होगा आपका AT वेक्टर इक्वल टू अल्फा क्रॉस R, ठीक है। AT वेक्टर इक्वल टू अल्फा क्रॉस R। अब फिर अपन लोग पता करेंगे कि अल्फा और R के बीच का एंगल क्या है, ठीक है ना। अल्फा एंड R के बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री होता है। अल्फा किधर होगा? आउटवर्ड या फिर इनवर्ड टू द प्लेन, और R तो ये तो हो जाएगा ये वाला, यही R है ना। और अल्फा या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या क्रॉस की डायरेक्शन हो सकती है, तो आपको फिर से 90 डिग्री होना है। तो अल्फा R साइन 90 बनेगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो R अल्फा हो गया। AT इक्वल टू, सो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा पे डिपेंड करेगा ना? हाँ, अब आइदर वो ओमेगा के पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है, यही ना। हाँ हाँ तो आइदर एलोंग ओमेगा रहेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन टू द अल्फा रहेगा, मतलब ओमेगा रहेगा। हाँ सर, वो डिपेंड करेगा ना मतलब। तब भी लेकिन रहेगा 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। ये क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है ना। ये जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना अभी डायरेक्शन देखने में, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि क्या डायरेक्शन, कितना एंगल होता है ना, ये सब चीजें भी। सो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा ये दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा ही ना? परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ ये भी बात है। हाँ ठीक है। चलिए तो ठीक है, अपने पास सारे रिलेशन डिराइव कर लिए आपने। क्या क्या था? V इक्वल टू R ओमेगा आता है, AC इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर आता है, या फिर आ जाता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। AT की वैल्यू जो आती है ये R अल्फा आती है। ये रिलेशन अपन को यहाँ से फाइंड आउट है, ठीक। यस सर। चलिए अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं। A particle is moving on a circle of radius R equal to 2 meter. Angle subtended by it is given as theta equal to
तो कुछ मैं ऐसे लिख दूं t² प्लस 5t। अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकालनी है। पहला वेलोसिटी ओमेगा अल्फा, ठीक है, AT AC A नेट, और क्या हो सकता है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सारी चीजें आप 2 सेकेंड में निकाल लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और हो सकता है वेलोसिटी व्हेन A net and AT makes 45 degree with each other। चलिए ये निकाल दीजिए, 2 क्वेश्चन इसमें करिए आप। सो प्राची फिर से वेटिंग रूम में है। अरे ये क्या हो रहा है इसके साथ। चलिए अच्छा आप लोग क्वेश्चन करिए। हाँ बेटा। नहीं नहीं कुछ 18 मीटर पर सेकंड है क्या? सर v 18 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ओमेगा 9 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है, और अल्फा 2 आ रहा है। हाँ करेक्ट है। ET अच्छा सर 84 आ रहा है। 84 AC 162 आ रहा है। 162 62 ठीक है। अरे A नेट फिर छोड़ देना है ना, ऐसे ही बहुत लेंदी हो जाएगा ना, बस छोड़ देना, इसे करने की जरूरत नहीं है। सो 80 के लिए क्या करना है? 80 के लिए अल्फा पहले निकाल लो, या फिर हाँ अल्फा निकाल लो पहले, हाँ। फिर 80 R अल्फा होता है। ओ हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये वाला B वाला हो पा रहा है सर मैथमेटिकली, एक मतलब मिनट ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो क्या वेलोसिटी 2√2 मीटर पर सेकेंड है? ये बेटा आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। मैं मतलब तो मेरा यही आ रहा है। चलिए ठीक है, आपका आंसर है V इक्वल टू 2√2।
तो मेरा वेलोसिटी 4/9 है। वेलोसिटी 4/9। अच्छा, सर मेरा 2√2 आ रहा है। 2√2। तो अब मैं चेक करूं, आप लोगों ने शायद कर लिया। देखो इसमें क्या था, ए नेट एंड ए टी मेक्स 45 डिग्री। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ए सी एंड ए टी इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब ए सी इक्वल टू ए टी लिखना आपको। ए सी कैसे लिखेंगे, तो अपन लोग कहेंगे वेलोसिटी चाहिए मेरे को, है ना। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो आर इंटू ओमेगा चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अपन लोग जरा इधर करते हैं, नीचे ही करते हैं। मैं कहूँगा थीटा मेरे पास है t² + 5t। तो ओमेगा निकल आएगा 2t + 5। अच्छा, और ओमेगा आ गया, v आ गया, फिर मेरे पास v की वैल्यू आ गई, r से मल्टीप्लाई करना है, r ओमेगा 2 × 2t + 5। 80 निकलेगा, निकाल ही चुके हैं वैसे, 80 कांस्टेंट ही है ना इसमें, बताओ 80 की वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही होगी, 4 आ रही होगी वो, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट हो जाता है, अल्फा की वैल्यू 2 आई है तो कांस्टेंट हो जाता है। 80 की वैल्यू आपका 4 और वो कांस्टेंट है, तो AC चलो लिख देता हूँ मैं 4 2t + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस 2 इक्वल टू 80 की वैल्यू अपन के पास है 4। 4 से 4 कैंसिल करा दीजिए, आपके पास आ गया 2t + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, यही रूट ले दो आप, 2t + 5 इक्वल टू √2। ठीक, और t की वैल्यू आप देखोगे, ये क्या हुआ यार, सॉल्व नहीं होगा क्या? फिर मैंने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया था। तब भी क्या सो वो, हम √2 को सर नहीं, वो भी 1. बहुत बड़ा आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फिर इससे टाइम निकल के फिर नहीं वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट नहीं करना है। नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, अब बात यह है कि अब फिजिबिलिटी की भी बात होती है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, तो अपन लोग बोलेंगे फिजिबल नहीं। ठीक है, क्या फिजिबल नहीं है, तो ये टाइम फिजिबल नहीं है और वो इस वजह से फिजिबल नहीं हो रहा होगा। ऐसे देखो, है ना, ये बेसिकली जब आप इनिशियल वेलोसिटी निकाले ना, तो तभी आ गया कितना, ये 5 मीटर/सेकंड। जरा देखो, आपको देख लो, 5 नहीं 10 बल्कि आएगा। जैसे t = 0 पे मैं ओमेगा देखूंगा, क्या दिखेगा आपको, 5 ना। रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा 10। ठीक है, और 80 आपका हो चुका है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू थी 4। AC अगर बिगिनिंग का ही देखो ना, इनिशियल, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 50 मीटर/सेकंड। तो AC पहले ही t = 0 पे ही क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, मतलब हाँ 50 मीटर/सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, और 80 कांस्टेंट है वो 4 ही है। तो अभी जब वेलोसिटी और बढ़ेगी तो AC की वैल्यू और ज्यादा होगी। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आपको? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, टाइम की ज्यादा वैल्यू जब बढ़ेगी तो वेलोसिटी और ज्यादा होगी, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो AC ज्यादा होने लगेगा। AC ज्यादा होगा तो 50 इनिशियल था, बाद में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इक्वल कभी होंगे तो आप कहोगे नहीं इक्वल होंगे, तो अगर नहीं इक्वल होंगे तो अपन लोग बोलेंगे फिर तो अपना कोई आंसर नहीं होगा, आप कहोगे नॉट फिजिबल। ठीक है, So, मतलब नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया। हाँ बेटा बोलो। तो जब टाइम भी नेगेटिव आ रहा है उससे भी पता चल रहा है ना कि हाँ नॉट। हाँ, करेक्ट ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था हाँ कि एक्चुअली में फिजिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समझ आ गया सर। तो सो आप ये एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। क्या बेटा, ये जो मैं ये वाली चीज बी समझा रहा पार्ट था। हाँ देखो, तो इसमें क्या है, मैंने ये बोला कि ओमेगा जो सब अपन लोगों पूरा ने, बता सकते हो आप। पूरा ही बता रहा हूँ मैं, है ना। जैसे इससे पहले का कैलकुलेशन तो तुम कर चुकी हो ना, ये वाले हाँ का,
हाँ उसमें ओमेगा जब निकाली तो थी तो 2t+5 आया है। मैंने सर मैं बोलूं हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैंने तो मतलब 80 और AC इक्वल आया इसलिए फिर अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू V²/R किया था, तो वो रॉन्ग हो गया ना, मतलब वैसे नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं वैसे कैसे बेटा, पहले तो तुम वैल्यू निकालोगी ना इनकी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा था कि देखो क्या कर रहे हैं अपन लोग, ओमेगा जरा t=0 पे देख लो तुम, है ना। तो क्या मेरे को दिखा 5 रेडियन पर सेकंड ना। अगर तुम v देखोगी तो r ओमेगा लिखना है, मतलब ये 2 × 5 ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इनिशियल AC देखोगी तो 10 का स्क्वायर मतलब v² डिवाइडेड बाई r देखना था, तो 10² डिवाइडेड बाई रेडियस 2 होगा, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल AC क्या है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि 80 इस क्वेश्चन का क्या है वो फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ कि कभी भी अपन लोगों का एंगल बिटवीन AC एंड AT 45 डिग्री बनेगा, तो आप कहोगे कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि AT अगर ये 4 है कांस्टेंट है और इधर इनिशियल वैल्यू जो AC की है यही 50 हो गई, तो बाद में तो और ज्यादा इंक्रीज होगी और बाद में और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो आप कहोगे एंगल जो होगा 45, मतलब इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता ये दोनों वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ आया। सर क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इसलिए। मैग्नीट्यूड कभी सेम हो ही नहीं पाएंगे। ओके क्योंकि हाँ बिगिनिंग में 50 है तो टाइम और बढ़ेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, AC इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ इसलिए हाँ तो ठीक बात है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहेगा, और अभी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो रुक सकता है, और मान लीजिए आपको नहीं पूछना है, देखना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। सर अब मुझे एक पूछना था कि हमने वो पहले आपने वो टाइम देखा कि फिजिबल है या नहीं, तो वो हमने क्यों देखा था, अरे मैं टाइम मतलब नहीं ये देख रहा था, मैं तो लगा रहा था एक्चुअली, मैं क्वेश्चन कर रहा था। अभी ये टाइम फिजिबल आ जाता तो मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मैंने देखा कि टाइम फिजिबल नहीं है, तो वो क्यों फिजिबल नहीं है इसलिए मैंने चेक किया कि क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, तो मेरे को वो दिख गया कि भाई AC तो बहुत बड़ा है, AT कांस्टेंट है, तो कभी भी एंगल 45 डिग्री का नहीं आएगा। ओके मतलब हाँ ठीक है सर समझा। तो डाउट किसका बताना है, जो लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे। अच्छा एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा तो है। आप 42 लास्ट में कर लो आप। हाँ नेक्स्ट नहीं से बता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देता हूँ। ओके 42 इसमें देखिए क्या है, अ मास ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 kg, 15 kg एक बकेट में मास है, ठीक है, वाटर का। इसको क्या करना है, तो बोला कि आप इसको ले जाएंगे 15 मीटर डीप वेल से बाहर निकालना आपको, ठीक है, ये 15 मीटर है, इससे बाहर निकालना है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से गिर जा रहा है कुछ, ठीक, आउट गिर जा रहा है। अच्छा तो इसने ये बोला कि इसमें जो वाटर गिर गया, कितना गिरा, तो 6 kg वाटर गिर गया जब आप ऊपर लेके गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 6 kg का अपना कैलकुलेशन मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं 9 kg का कैलकुलेशन देख लूँ कि 9 kg को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना, वर्क डन फॉर 9 kg। तो मैं कहूंगा mgh ही लिखना चाहिए, मास जो है 9 kg वो 15 मीटर हाइट तक चला गया, mgh 9 × 10 × 15, करेक्ट है ये, बोलो। हाँ सर। अब जो 6 kg का मास है इसको जब मेरे को ऊपर लेके जाना होगा, तो अब इसमें तो शुरुआत में ये 6 kg है, लेकिन धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है ना। तो इसमें कितना, अरे होल है ना ये 6 kg, तभी तो गिर रहा है 6 kg ना। हाँ तो वो कम कैसे हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट रेट होगा ना। जैसे भी मतलब कांस्टेंट रेट से कम होते जाएगा ना 6 kg, और आखिरी तक यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो 6 kg खत्म हो जाएगा, ये
सो एक सेकंड, तो मतलब आप बोल रहे हो जो होल है वो उसमें पहले से लाइक बहुत गिर रहा है और फिर ऊपर की तरफ कम गिरेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 6 kg गिरना है हाँ। उसको, वो शुरुआत में तो 6 kg रहेगा, थोड़ा गिर जाएगा, मान लो 5.5 kg हो गया होगा, फिर थोड़ा और गिर गया होगा, 5.5 kg हो गया होगा, फिर और गिर गया होगा 4.5 kg, ऐसे जाते जाते यहाँ तक जाते जाते 0 kg हो गया। यही, अरे गिरा गिरा होगा मतलब बचा होगा, ऐसे कह दो। ये 6 kg इनिशियल था, अभी कुछ गिर गया तो 5.5 kg बचा है, अभी 5 kg बचा है, फिर अच्छा, 4 इन द बकेट। ओके इन द ओके। बकेट। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। करेक्ट है। अब इसका कैलकुलेशन मेरे को कैसे करना होगा, तो मैं ये कहूंगा कि दरअसल ये अगर ये कांस्टेंट रेट से गिर रहा है तो ऐसे इसको मान लूं मैं कि जितना 6 kg को एवरेज ले लेता हूं मैं, मतलब ये कह रहा हूं कि जो 6 kg है प्लस आखिरी में 0 kg बचा, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं और g इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल। ठीक है, तो 3 इंटू 10 इंटू एच मतलब 15। ठीक, टोटल वर्क डन के लिए जरा दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, तो वर्क डन टोटल के लिए और एवरेज मास ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब फाइनल इनिशियल और डिवाइडेड बाय 2। हाँ करेक्ट, ले सकते हैं। ओके ओके, हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। सो फिर नेक्स्ट जो पिक्चर है 68, वो मुझे आंसर आ गया, पर मुझे पूछना था कि मैंने उसमें नेट फोर्स निकाला और मुझे नेट फोर्स जो आ रहा है आंसर के करीब आ रहा है, तो ऐसा क्यों? मतलब ये नहीं समझ आया मेरे को। 68 ना, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग अप, यही? हाँ हाँ। अच्छा, इन अ प्लेन राइजिंग 1 in 40, ठीक बात है, तो विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इफ एफिशिएंसी इज 50%, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो इसको कैसे करेंगे हम? पावर आउटपुट बाय इनपुट ऐसे करेंगे और उसका रेशियो 1/2 है, तो 2PO इज इक्वल टू PI ऐसे। हाँ हाँ, कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो सर जो यूजुअली पावर होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो क्या हम नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी नहीं कर सकते? क्या क्या? नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी? हाँ, कि अरे नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। अरे सुनो तो मैं बताऊं, नेट फोर्स तो क्या ही निकालोगे तुम ये करो ना कि इसमें क्या फोर्स रिक्वायर होगा इसको खींच के ऊपर ले जाने के लिए, ये निकाल लो। वो कितना आएगा? mg sin थीटा फोर्स चाहिए अपन को, चाहिए? सर वही पूछना था कि mg sin थीटा तो नीचे जा रहा है, तो फोर्स जो उसे ऊपर खींचेगा वो क्या होगा? वही होगा, यही होगा, mg sin थीटा के इक्वल होगा ना। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना, वेलोसिटी इसने बोला भी नहीं कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है। पर फिर तो वो इक्विलिब्रियम में होगा ना, अगर इक्वल फोर्स है। अरे तो इक्विलिब्रियम होगा, बट वेलोसिटी अगर है तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना। अच्छा हाँ, देयर बी नो एक्सेलरेशन। ओके, तो वो mg sin थीटा इनटू वेलोसिटी, ये भी बस, आंसर था। हाँ ये भी आंसर है, हाँ करेक्ट है। लेकिन इसमें 50% इफिशियंसी है, तो जो हाँ पावर अभी आपको दिख रहे हैं उसका डबल पावर चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी हाँ 50% हो गई, हाँ तो हाँ, आप डबल कर देना। अंडरस्टूड सर। हम्म, सो फिर नेक्स्ट वाला। 69। नहीं नहीं, नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, 7th वाला इसमें। हाँ अच्छा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन। ठीक है, तो जैसे देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, अपन लोग जानते हैं यही। हाँ तो अगर मैं डेल्टा यू कहूँ तो मैं कहूंगा कि ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू सी होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हाँ लेकिन इसमें माइनस लगा है ना, तो जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मैं माइनस लगा दूं तो मैं कहूंगा वर्क डन ऑन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। ठीक ओके। है ना? हाँ ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? वर्क डन अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मींस आपका आंसर इसमें 4th होगा शायद। देखो सर आंसर 2 ही है। 2 दिया है, बाय द सिस्टम
अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, एक मिनट, बाय द सिस्टम, ये तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता ही है ना। अच्छा, अब लैंग्वेज थोड़ा सा देखना होगा बेटा बस। वर्क डन बाय द सिस्टम ये होता है, उसमें निगेटिव अगर मैं लिख दूं तो सो उनको पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना है, हाँ तो तो ठीक, हमें वो पॉजिटिव बनाना, नहीं नहीं ये तो पॉजिटिव है ही है ना, ये पॉजिटिव आपका, हाँ इसमें निगेटिव है ये, और यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन लोग इसको मतलब क्या लिखें, बस वो बात है ना, मतलब ये लिखने का क्या इसका वो रहेगा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट दिखे। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट सर मुझे तो आंसर आ गया था, पर मुझे आ गया था क्योंकि जब मैंने -W देखा तो केमिस्ट्री में -W का मतलब सिस्टम काम कर रहा है, पर फिर मुझे याद आया कि वो केमिस्ट्री या फिजिक्स में शायद अलग है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जब भी कभी ऐसे फंसे ना तो अपन लोग कुछ एक ऐसे किसी एग्जाम्पल की हेल्प ले लें, ठीक है। ओके जैसे मान लो ये स्प्रिंग और मास मेरा ये आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को बढ़ानी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि एलोंगेट करवाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, ठीक, एलोंगेट कराया मैंने। अब इसके लिए स्टेटमेंट सेट करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कंजर्वेटिव फोर्स किस तरफ है जरा देखो, कंजर्वेटिव फोर्स तो इस तरफ होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट में अपन को जाना पड़ रहा है, ठीक है। जो भी भाई कंजर्वेटिव फोर्स इनसाइड है, और जो सिस्टम है मतलब ये जो मास है ये इसके अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है ना। अगेंस्ट ही इसको मूव करना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। वर्क जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके डायरेक्शन में सिस्टम को मूव नहीं करना पड़ रहा है, अपोजिट में मूव करना पड़ रहा है। तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से अपन लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर सर अगर स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है तो मतलब स्प्रिंग पर काम किया जा रहा है ना, वर्क हो रहा है ना, हाँ, तो वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम नो। अरे सिस्टम क्या है, तो सिस्टम में तो मास और स्प्रिंग दोनों है, हाँ ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या बोला जाएगा, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम, अगेंस्ट तो समझ आ रहा है अपन को, ठीक हाँ है। बाय द सिस्टम समझ आ रहा है अपन को, लेकिन ये जो अगर मैं फोर्थ कहूं अपॉन, अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन कर सकता है, इसके ऊपर करेगा, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स इसके ऊपर अपॉन नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है ना। बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, मतलब बाय द जो वो बोलेंगे बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ नहीं आया आपने अभी क्या बोला। अरे जैसे मैं ये कह रहा हूँ स्प्रिंग है ना, हाँ अब स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो तो इनवर्ड लगा रही है, ठीक है। हाँ तो अब जो वर्क डन इसमें हो रहा है, जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है तो अपन लोग बोलेंगे ना कि बाय द सिस्टम, लेकिन अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है, अगेंस्ट जो अपन लोग बोलेंगे में आ गया, बाय समझ में नहीं आया। बाई, बाई का क्या है दिक्कत ये। अच्छा ठीक है, मैं इसको समझाने का कोई टेक्निक ले आऊंगा तो मैं, ठीक है, समझा दूंगा मैं, छोड़ो अभी, ठीक ठीक। है अब ये बाई एंड अपॉन में ये कुछ अब लैंग्वेज का कुछ चक्कर चल रहा है ना, बताऊंगा हाँ मैं इसको कि ओके मतलब किस तरीके से इसको देखें कि और ये क्लियरली समझ आए, ठीक। हाँ चलो, सर। सो फिर 6th वाला। engine pump water, engine pumps water through a pipe hose, water passes through the pipe and leaves with velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 10 kg per minute. 100 What is the, हाँ ठीक है, 100 kg per minute, ठीक है। What is the power of engine? तो पावर ऑफ इंजन जो होगा वो अपन लोग बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी का रेट होगा वही होगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी का जो रेट। और काइनेटिक एनर्जी अगर अपन लोग लिखें
तो इसको लिखना पड़ेगा, मान लो कि अपना जो पाइप है उसका लेंथ L में मान लेता हूँ, ये L लेंथ का पाइप है, ठीक है, और मास m अगर होगा इसमें, हाँ। वेलोसिटी अगर जो भी है पार्टिकल्स की अगर v है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आया हाफ mv², ठीक। हाँ। अच्छा, ये अच्छा, इतनी बात तो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेट मतलब dk डिवाइडेड बाय dt, तो अपन लोग बोलेंगे हाफ dm बाई dt इंटू v² लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ। ठीक है। तो हाफ dm बाई dt गिवन अपन को 100, और नहीं सर, वेलोसिटी dm अपन by dt नहीं है, dm by dx है। पर मिनट होगा बेटा ये। नहीं, पर लिखा है ना मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर। अच्छा ऐसा है, रुक जाओ, तो तब भी हो जाएगा, कोई नहीं। एक मिनट। सर एक क्वेश्चन था बिल्कुल इसके तरह, और इसका आंसर आता है हाफ mv³, क्वेश्चन नंबर 4। मतलब नहीं, सेम तो वो मैं बना रहा हूँ, वो फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ तो कैसे सर बनेगा मास वो। के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, तो फिर हमें एक मिल मिनट, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ऐसे लिख सकते हैं भाई, हाफ dm बाई dl इंटू dl बाई dt, और dl dl कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब dm बाई dl है आपके पास, dm बाई dl की वैल्यू कितनी है, यही है 10, ठीक है, मतलब 100, और dl बाई dt वेलोसिटी होता है, हाँ। तो ये वेलोसिटी पहले से भी है, तो v क्यूब हो गया, हाँ सर, वही बोल रही थी। हाँ। तो v क्यूब, अब 2 का क्यूब कर दो, ओ ओके। आ गया आंसर, ठीक। तो सर 4 नहीं सर, वही तो आएगा आंसर 400, पर आंसर के लिए 800 दिया है। नहीं नहीं, आंसर 800 नहीं होगा, फिर 400 ही आएगा, ठीक है ठीक सर। है। तो वही डाउट था क्योंकि मैंने ऐसे ही किया। नहीं ठीक है, ये करेक्ट है। ओके सर। सर फिर नेक्स्ट वाला 8। A body projected vertically from the earth reaches a height equal to the earth's radius before returning to the earth. The power exerted by gravitational force is greatest. अपन लोग बोलेंगे कि जो ग्रेटेस्ट होगा, जैसे अर्थ से जब ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी यहीं पे मैक्सिमम होगी, ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो पावर कम हो जाएगा, फिर वापस जब आ रहा होगा तो फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अपन लोग बोलेंगे अर्थ की सरफेस पे पहुंच के पावर मैक्सिमम होगा। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो पावर जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स नीचे होगा, वेलोसिटी ऊपर होगा, ठीक है, mg फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर, और यहाँ पे mg एंड वेलोसिटी दोनों ही नीचे होगा, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये तो गलत हो गया। तो पर वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होता है ना, तो हम मैक्सिमम हाइट। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे थोड़ी देखेंगे अपन लोग, सिर्फ देखते हैं इसमें पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये कब ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम ग्रेटेस्ट है किस मोमेंट पे, ठीक है। तो मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं ना अपन लोग, एवरेज फोर्स, ठीक है, उसकी बात तो कर ही नहीं, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी देखेंगे सिर्फ। तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तब मैक्सिमम होगा। ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ सर। सर फिर आंसर आ गया, आप अगला वाला कर सकते हो। 17। हाँ, उसमें बस आप रेजिस्टिव फोर्स का वर्क बता सकते हो। वो देखता हूँ, कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स अपन लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे कि अगर ये नीचे गिर रहा था तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर है Fr, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निगेटिव टाइम्स Fr इनटू बस डिस्प्लेसमेंट कर दो, ठीक है। और अच्छा, इसमें कैलकुलेट करना है तो वो देखो ऐसे कैलकुलेट होगा,
पहला हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। हाँ तो चेंज उससे करो, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। इससे करोगे यहाँ से आएगा। तो डेल्टा के में फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना? फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगा ना। ओह सॉरी, हाँ 50 मीटर, तो इनिशियल इनिशियल 0। 0 हाँ। ओके वर्क डन बाय ग्रेविटी शायद 10 आया है क्या ये? हाँ 10 आया है। तो बस इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ओके, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो माइनस साइन आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना? अपोजिट डायरेक्शन में हाँ। ठीक है सर, बस उतना ही था। तो ठीक ये है बेटा। तो बुकलेट से था। सर आप वो डाउट सेशन कब रखोगे? मुझे एमटीजी से पूछना है। बता दूंगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे। ठीक है। हाँ ओके फाइन, ठीक है सर। ठीक। कोई Bye, और sir. है अभी? बाय बेटा। थैंक यू सर। हाँ कौन और है बेटा जिसको पूछना है डाउट? सर मेरा एक डाउट है। अच्छा तुम्हारा है, ठीक है। A car starts moving rectilinearly first with acceleration 5 meter per second square, initial velocity is 0, then uniformly अच्छा and finally deaccelerating at the same rate w come to stop. The total time of motion is 25 seconds. The average velocity during the time is 72 kilometer per hour. How long does the car move uniformly? ठीक है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक देखूं ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा होता है इसमें, याद है? हाँ सर। देन कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसा होगा, वही यूनिफॉर्म मोशन, और देन डी एक्सेलरेशन ऐसा होगा। ठीक। टोटल जो टाइम इसमें गिवन है, ये गिवन है अपना 25 सेकेंड। ठीक। अच्छा, और इसका एवरेज वेलोसिटी अपन को गिवन है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 करो, तो वो कितना 20 मीटर पर सेकंड हो गया ये। ठीक। हाँ सर। ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना। अरे ये जो तुम्हारा वी एवरेज है, अच्छा आवाज आ हाँ रही सर। तुम? हाँ ठीक। सर। अच्छा ये बताओ, इसमें एक्सेलरेशन अपन को पता है, ठीक है ना। मान लो वेलोसिटी हो गई हो कोई वी मैक्स या वी नॉट मैं कह देता हूँ, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हुई होगी। तो और इसको मैं अगर x कह दूं, तो मैं कहूंगा ये भी x होगा, ये डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नहीं वो टाइम है, बट x बोल दिया मैंने, चलेगा। हाँ सर। और ये जो तुम्हारा होगा ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स आएगा, बल्कि 25 माइनस 2x आएगा, 2x। हाँ सर। अच्छा जरा एक्सेलरेशन यहाँ देखो, क्या लिखना पड़ेगा अपन को एक्सेलरेशन के लिए? क्या v नॉट डिवाइडेड बाई x लिखना पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन 5 है, v नॉट डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, ठीक है। हाँ सर। एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये समझ आया ना। ये एक्सेलरेशन को मैंने लिखा v नॉट डिवाइडेड बाई x। हाँ सर समझा। अच्छा तो पहली इक्वेशन लिख लो, फिर क्या करो ना, इसका एरिया निकाल दो, है ना। तो एरिया निकालने से क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, और टोटल टाइम 25 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है वो पता चल जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूँ एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। अब एरिया लिखने की कोशिश करो, तो एरिया क्या होगा, अगर इस वाले का एरिया मैं लिखूंगा तो v नॉट x डिवाइडेड बाई 2 होगा। इतना ही एरिया इस साइड है, इंटू 2 कर दिया मैंने। ये वाला एरिया कितना होगा, तो इसको कहोगे v नॉट टाइम्स 25 माइनस 2x, और होल डिवाइडेड बाई टाइम 25। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक। सर 25 माइनस 2x ना। 2x, हाँ 2x डिवाइडेड बाई 25, ये 20 आ गया, करेक्ट है। हाँ सर। अच्छा तो अब क्या करो ना,
यहाँ से तुम वी नॉट की वैल्यू निकाल देना, पहले वाले से वी नॉट की वैल्यू 5x आ जाएगी और इसमें उठा के रख देना तुम, और सिर्फ x अननोन रह जाएगा, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। x जैसे ही आ गया आपको आंसर, तो बस ये बताना था कि ये कितनी लेंथ है, मतलब क्या टाइम है, तो आंसर है 25 - 2x। समझ आया? हाँ सर। समझ तो आ गया होगा, फिर तो ठीक बात है। हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय।